शुरुआत करते हैं शो की, और शो की शुरुआत करते हैं आज एक हेडलाइन के साथ जो मेंशन की, दो बड़े आईपीओज आएंगे। अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर आईपीओ था, मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा बड़े ब्लॉकबस्टर आईपीओज की अब तैयारी हो रही है। Hyundai मोटर का आईपीओ, देश का सबसे बड़ा आईपीओ, मेगा आईपीओ, ब्लॉकबस्टर आईपीओ, और इसको सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। अक्टूबर में आना है ये आईपीओ आशीष, और ये पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, और ये मैं बताऊं तो एक बहुत शानदार आईपीओ होगा। और Hyundai मेरे ख्याल से एक ऐसी कंपनी है जिसने इस देश में पैसेंजर कार इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया था। तब तक आपको याद होगा मारुति की सिर्फ दो कारें हुआ करती थी, मारुति 800 और मारुति 1000, या फिर कोई अगर बहुत ज़्यादा होता था एक एस्टीम होती थी। उसके बाद Hyundai आई। Hyundai ने लॉन्च किया अपना सेंट्रो। शाहरुख खान को उन्होंने बनाया ब्रांड एम्बेसडर सबसे पहले। मैं कॉलेज में था तब, और मारुति की एकदम से उन्होंने मारुति को हिला दिया। लेकिन मारुति ने भी तब एकदम सही टाइम पे जागा। मारुति ने भी कहा कि यार हमारे पास तो नेटवर्क है इतना स्ट्रांग। उसके बाद मारुति ने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जेन, वैगनार, ये सब, और एकदम से अगर Hyundai नहीं लॉन्च हुआ होता उस समय तो मारुति उसी ढर्रे में रहने वाला 800 और 1000 सीसी से जा रहे होते। बस। तो एक तरीके से एक ऐसी कंपनी जिसने इस पूरी मार्केट को रेवोल्यूशनाइज किया, और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक अच्छी कारें आनी शुरू हुई। तो इसके लिए ये आईपीओ जो है, इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। देखिए $3 बिलियन का तो आईपीओ है, 18 to 20 बिलियन के वैल्यूएशन पर ये कंपनी आईपीओ लाएगी। इससे पहले आईपीओ जो सबसे बड़ा था वो LIC का था। LIC ने $2.7 बिलियन का आईपीओ किया था, तो वो एक बड़ा आईपीओ है। तो ये इस चीज़ की मुझे खुशी है। दूसरा बड़ा आईपीओ जो कल क्लियर हुआ वो है स्विगी का आईपीओ। अब देखिए ये स्पेस भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। स्विगी का करीब करीब $1.25 बिलियन का आईपीओ आएगा, और यहाँ पर भी एक मंजूरी मिली है, और इसका वैल्यूएशन हो जाएगा करीब करीब $15 बिलियन। जोमेटो से आधे से थोड़ा कम, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर में एनालाइज करेंगे कि स्विगी वर्सेस जोमेटो क्या बेटर है। और ये इसमें फ्रेश इशू भी होगा और OFS भी होगा। और फ्रेश इशू की इंपॉर्टेंस इसलिए है यहाँ पर क्योंकि इस कंपनी को ज़रूरत है थोड़ा पैसा झोंकने की, क्योंकि ये जोमेटो से मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं। जोमेटो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। एक टाइम था दोनों 50-50 पर थे, अब आप जोमेटो आई थिंक 57% पे पहुँच गया है। तो मार्केट शेयर, हालांकि कस्टमर बेस अभी भी स्विगी का ज़्यादा है, क्योंकि उनका शायद छोटे शहरों में थोड़ा ज़्यादा वो इम्पैक्ट है इसके लिए। तो इसके लिए 3750 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, और करीब 6500 करोड़ का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो बेचेंगे स्टॉक्स इसमें। नवंबर में आ सकता है ये आईपीओ। तो ये दो बड़े आईपीओज आएंगे, और इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सेकेंडरी मार्केट पर एक प्रेशर आए, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि जो इतना पैसा चेज़ कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मार्केट में सबसे शानदार चीज़ें होंगी क्वालिटी आईपीओज आएंगे। तो ये जो इतना पैसा आ रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट को बबल नहीं बनने देंगे, ये एक अच्छी चीज़ होगी। हाँ, तो इसे ऐसे देखना चाहिए, इतना सारा पैसा सकआउट नहीं हो रहा होगा, बबल बनने से बच रहे होंगे, क्वालिटी की तरफ थोड़ा सा और पैसा डाइवर्ट हो रहा होगा। अच्छी लिक्विडिटी है, उसको चैनलाइज करने के लिए अच्छे मौके बाजार में खुलते हुए। अच्छा, अब अगला सवाल फिर, ये आईपीओस तो खैर इंटरेस्टिंग है ही है, मार्केट्स को लेकर व्यू। कल चाइना की सुबह अपडेट आया था, वो RRR कट, मेटल्स चमके। क्या लग रहा है ये मेटल्स में जो मोमेंटम अब पकड़ा है ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच, ये मोमेंटम और आगे तूल पकड़ सकता है आने वाले कुछ दिनों में? आज सुबह वैसे एक डेटा भी दिखा रहा था मैं, वो फ्राइडे की मैसिव 14,000 करोड़ रुपए की बाइंग के बाद ना FIs ऐसा लगा कि अब कट आ गया है, बढ़िया पैसा चैनलाइज होगा। पर उसके बाद थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है अब तक। कल तो बिकवाली आ गई, कल बिकवाली आ गई आशीष। और अब मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए मार्केट में क्या होता है ना, हम एक व्यू लेते हैं, एक व्यू लिया, और अगर अगले दिन कुछ न्यूज़ ऐसी आ गई जिसने उस व्यू को पूरा पलट दिया, तो आपको तैयार रहना चाहिए उसके लिए। जो चाइना का ईजिंग आई है ना, अब देखिए बहुत सारे लोग इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना वर्सेस इंडिया थीम प्ले करते हैं। तो चाइना का जो ईजिंग आई है, क्या पैसा चाइना में शिफ्ट होगा? देखिए क्या होता है, अगर चाइना मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया बहुत ज़्यादा, चाइना चला ही नहीं है। आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, चाइना में पैसा लूज हुआ है बहुत ज़्यादा। और बहुत लोगों का मानना है, फॉर एग्जांपल अली बाबा जैसे कहते हैं कि उसमें इतनी वैल्यू है इस समय स्टॉक में, तो क्या अब FIs का पैसा चाइना के मार्केट के स्टॉक्स को चेज करेगा? और चाइना सीरियस है अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, तो ये हो सकता है कि थोड़ा पैसा, एक थ्योरी होती है मार्केट में, सब थ्योरीज होती हैं, तो कल उस थ्योरी पे हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग आई हो FIs की तरफ से। लेकिन जो भी है,
जो चाइना में कल आया उसकी वजह से एक कमोडिटी रैली की शुरुआत हुई। एक बार राइट हैंड साइड पर मेटल्स इंडेक्स रखिए। कल हमारी बात भी हुई थी कि मेटल्स और खासतौर से आयरन और ये हार्ड मेटल्स जो हैं, बेस मेटल्स जो हैं, फेरस, नॉन फेरस, आयरन और इन सब पर आप फोकस करिए। कल मेटल्स में जो मूव आया, और देखिए इंडेक्स ऊपर खुला, रैली दी, कंसोलिडेट हुआ, फिर सेकंड राउंड ऑफ रैली आई और डे हाई पर जाकर बंद हुआ। ये कल एक फ्रेश रैली की शुरुआत है। मेटल में वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। ध्यान रखिए ये हमेशा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बात हो रही है, इनको आप कोर पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। तो मेटल्स चलेंगे यहाँ से, और मेटल्स का हाई जो था 10,195 का, मेरे ख्याल से इस स्विंग में आ जाना चाहिए वो हाई। और मेटल्स के अलावा केमिकल्स पर फोकस करें और कुछ और कमोडिटीज़ पर, शुगर हो गया आपका, आपके ये एग्री कमोडिटीज़ हो गई, केमिकल्स हो गई, ये इन सब पर फोकस करें आप, क्योंकि ये भी चल सकते हैं। बस एक नज़र आपको रखनी है क्रूड पर, क्योंकि क्रूड वापस $75 के पार पहुंच गया, और $75 के पार क्रूड आया। 80 तक कोई चिंता नहीं है, 80 तक मार्केट ने पहले भी बचाया हुआ, इस बार भी मार्केट बचा लेगा, कोई चिंता नहीं है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, कल FIS ने जो सेल किया वो इंटरेस्टिंग था। और आशीष, कल FIS ने सिर्फ कैश में सेल नहीं किया, कल FIS ने कैश में काफ़ी बड़ा बेचा। कल FIS ने शॉर्ट किया इंडेक्स फ्यूचर्स में, और कल FIS ने कॉल राइटिंग भी की। तो तीनों तरफ की सेलिंग हुई है। इसका मतलब क्या है? अगर कल का हाई क्रॉस हुआ तो मैसिव शॉर्ट कवरिंग, और अगर कल का लो ब्रीच हुआ तो और 100-150 पॉइंट का फॉल। कल का लो अगर आपने ब्रीच किया तो 25,750 से 25,800 भी आपको एक बार स्क्रीन पर दिख सकता है, जो आपको लॉन्ग ट्रेड का शायद एक मौका देगा। लेकिन अगर कल का हाई क्रॉस हुआ 26,011 का, तो 26,200 तक की चाल ओपन करेगा। तो आज थोड़ा सा हॉक की तरह पहला 1 घंटा देखें। वैसे ही गिफ्ट निफ्टी बता रहा हम फ्लैट खोलेंगे, तो उसके बाद मार्केट आपको भरपूर मौके देगा कि आपको किस तरफ की ट्रेड लेनी है। और अगर इस मार्केट में गलती करनी है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ लॉन्ग साइड पर करें गलती, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग साइड का है। अगर लॉन्ग साइड पर गलती हो भी गई तो आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि ट्रेड मेरा लॉजिकल था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बैड लक। लेकिन बड़ा ट्रेंड जो है ना, बड़ा ट्रेंड इस समय मार्केट में पॉजिटिविटी का है। ये बड़ा ट्रेंड शुरू कब हुआ था? 3 महीने पहले जून में शुरू हुआ था, 21,800 पर थे तब हम। 21,800 से ये बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ था जब वो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, स्टेट इलेक्शन के, जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। उसके बाद से 21,800 से वो बड़ी रैली की शुरुआत हुई थी, और 3 महीने में हम 4,000 पॉइंट की रैली देख चुके हैं। 4,000 पॉइंट की रैली आ चुकी है 3 महीने में। बीच में 2 बार, एक बार 500 पॉइंट की करेक्शन आई और एक बार 1,000 पॉइंट की करेक्शन आई। और देखिए, अगर आप 500 या 1,000 पॉइंट की करेक्शन से डर गए होते तो फिर आपने इतना बड़ा मूव मिस कर दिया होता। तो 500-1,000 पॉइंट की करेक्शन भी मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आएगी, अभी चाइना की वजह से इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ, स्टेट इलेक्शन की वजह से आ सकती है, वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बड़ा ट्रेंड पॉजिटिविटी का है, बड़ा ट्रेंड तेजी की तरफ, और हम चले चले जा रहे हैं अपने उस 27,272 की ओर। लाइए अब आज के समीकरण दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा पस्त है गिफ्ट निफ्टी, 20-25 पॉइंट आज सुबह से गांधीनगर उस तरह के दबाव के साथ हमारे मार्केट्स के खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। तो फ्लैटिश नोट पे कह लीजिए ओपनिंग। हालांकि एशिया सुबह मिला जुला था, अब लार्जली सारे एशियन पीयर्स ठीक ठाक फ्लैट से इन ग्रीन काम काज कर, लार्जली सारे। यूएस में कल जो हुआ था वो ठीक ठाक 1/4 से आधे % की मजबूती वाला सेशन था, जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर सेशन था, एक शेड बेहतर सेशन था। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से ठंडे पड़े, तो बहुत मिला जुला सा रुझान है, और कल के प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही लार्जली ग्लोब इस समय खड़ा हुआ है। ऐसे में एक्चुअली हैंडओवर है कैसा, चल क्या रहा है यूएस में, मिडिल ईस्ट में, चाइना में, सब डेवलपिंग स्टोरीज हैं जिन पे नजर रखनी है। नीरज जी से मदद ले लेते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। नेट हुआ क्या और हमारे लिए हैंडओवर कैसा है? देखिए, नेट ये हुआ कि यूएस मार्केट तो रोज नया हाई लगा ही रहे हैं, क्योंकि वो है तो थोड़ा सा भी चलते तो न्यू हाई हो जाता है। कल भी वहाँ पे S&P 14-15 पॉइंट ही चढ़ा, लेकिन न्यू हाई पे उसने बना दिया। नैस्डैक भी सारे नए नए हाईज लगा रहे हैं। हालांकि नैस्डैक अभी भी अपने 10 जुलाई की हाई से कम है। लेकिन कल पूरी स्टोरी चाइना की थी, कल यूएस में कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा। एक कंजम्पशन का डेटा आया था जो कि अनएक्सपेक्टेडली नीचे गिरा है, तो उसको आप पॉजिटिव मान लीजिए कि मूड ठीक करने के लिए और रेट कट करने पड़ेंगे। चाइना में कल क्या, वो बहुत सारे झड़ी लगा दी उन्होंने डिसीजन की, कि शॉर्ट टर्म के डेट कम किए, रेट कम किए, लॉन्ग टर्म के कम किए। अगर आप सेकेंड होम खरीदें तो मार्जिन मनी कम कर दिया, और 50 बेसिस पॉइंट कटने की बात चल रही थी यहाँ से लेकर दिसंबर तक। तो ऐसे कई सारे जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से कल चीन का संघाई 4% ऊपर बंद हुआ है, और ड्रैगन इंडेक्स तो 9% ऊपर बंद हुआ है।
बम्पर तेज़ी वहाँ पे थी और सिस्टम में इतना पैसा झोंकने की तैयारी है चाइना की कि ये किसी भी मतलब बहुत दिनों बाद जो बातचीत हो रही थी उसके बाद ये स्टिमुलस पैकेज कह लीजिए इसको या रेट कट कह लीजिए वो शुरू हुआ। जब वहाँ पे उधर ये हुआ तो चाइना और यूएस में तो चूँकि रेट कट के बाद तेज़ी बनी रही थी लगातार, अब वो जो दूसरा रेट कट आया ना उस पर तो पता नहीं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन लोग एकदम तय मान के बैठे हैं कि 7 नवंबर की बैठक में 50 बेसिस पॉइंट कट फिर आएगा और उसके बाद 18 दिसंबर को 25 फिर आएगा, तो यानी कुल 1.25 पॉइंट फटाफट रेट कट आने की तैयारी है। इसीलिए यूएस मार्केट में भी बम्पर तेज़ी बन रही है। तो अब एक वो दौर फिर से हमको लगता है शुरू होने वाला पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सिस्टम में पैसा जाने की तैयारी है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक में भी नेक्स्ट मंथ होने वाली, वहाँ भी आधे % तक कटौती की बात चल रही क्योंकि नंबर्स वहाँ भी ठीक नहीं है। हो सकता है इंडिया में भी अब आरबीआई को सोचना पड़ेगा, दुनिया में कट रहा करेंसी वॉर शुरू होगा तो आपको भी काटना पड़ सकता है। लिक्विडिटी का वो दौर फिर शुरू हो गया जिसने बाज़ारों को न्यू हाइज दी थी, अब उसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहे हैं। कच्चे तेल में भी कल बाउंस बैक आया। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल रही तो है, लेकिन बड़ा कारण ये था कि कल ओपेक की एक बड़ी रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने यहाँ से 2050 तक के लिए जो प्रोजेक्शंस दिए हैं उसमें उन्होंने माना कि इंडिया की तरफ से काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है और ईवी ट्रांजिशन उतना तेज़ नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, इसलिए फॉसिल फ्यूल की मांग बनी रहेगी। तो कल वो रिपोर्ट इंटरेस्टिंग थी, इसलिए वहाँ क्रूड में भी तेज़ी आ रही। तो नेट ये है कि हैंडओवर तो भाई लिक्विडिटी वाला ही है, तेज़ी वाला है। पैसा है, पैसा हर जगह उतर रहा है, चाहे वो शेयर बाज़ार हो ग्लोबली, चाहे वो कच्चा तेल का बाज़ार हो, चाहे सोने का बाज़ार हो, सब में अच्छी मजबूती, सब में डे ऑन डे भाव ऊपर ही नज़र आ रहे हैं। ये है ग्लोब के समीकरण। हैंडओवर बढ़िया। अब आज के ट्रेड सेटअप पे 26,000 एक्सपायरी से पहले लगेगा और ये भी बात हुई थी 26,000 के आसपास आएगा तो शायद अटकेगा, थोड़ा सा वक्त बिताएगा और वो होना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो प्ले आउट तो वैसे ही हो रहा है जो प्लेबुक की बात हुई थी। सेटअप कैसा लग रहा है अब इस बीच में? कल एक कंसोलिडेशन का दिन कह लीजिए, लार्जली रिकॉर्ड हाई छुए लेकिन था तो कंसोलिडेशन का दिन। हाँ, और आज मैं थोड़ा ग्रीन टाई और ग्रीन जैकेट मदद के लिए। हाँ, थोड़ा मदद के लिए, क्योंकि कल एफआईएस की जो सेलिंग हुई है मुझे लग रहा है उससे शायद थोड़ा मार्केट को फायदा मिले, क्योंकि कल देखिए डीआईएस ने बाय किया 3,800 करोड़। देखिए हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा बाइंग, सबसे ज़्यादा अच्छी रैली तब होती है जब इस तरीके के डेटा होते हैं। डीआईएस बाय करें, एफआईएस सेल करें, उसमें धीरे धीरे चलता है मार्केट लेकिन अच्छा चलता है। जब एफआईएस बाय करते हैं ना 5,000 6,000 करोड़ पागलों जैसी बाइंग जब होती है तो उसमें सीधा एक बार में 400 पॉइंट की रैली आ जाती है, वो उसमें फिर समझ में नहीं आता कि करना क्या है। खैर एनीवे, तो ये आपकी स्क्रीन पर बार्स हैं, 2 दिन की एफआई की बाइंग के बाद फिर सेलिंग आ गई यहाँ पर। जैसे मैं कह रहा हूँ ये क्या चाइना फैक्टर की वजह से आई है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप ट्रेंड नहीं बना सकते। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बेचा है, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है एक्सपायरी से जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1,500 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग तो खैर एक्सपायरी से पहले नॉर्मली आती है क्योंकि वो आर्बिट्राज पोजीशंस कवर होती हैं वहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि दोनों में सेलिंग थी। 600 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग थी और करीब 750 करोड़ की 600 करोड़ की बैंक निफ्टी में और 750 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग थी। और अब वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर इंडेक्स फ्यूचर्स का। 2 दिन की बाइंग के बाद फिर सेलिंग आ गई। लॉन्ग शॉट बहुत इंटरेस्टिंग था कल ऐसा नहीं है कि लॉन्ग कटे, लॉन्ग भी जुड़े सिस्टम है करीब 10,000, लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा जुड़े कल। 31,000 शॉर्ट पोजीशंस कल सिस्टम में ऐड हुई हैं और इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ग्राफ है वो हल्का सा नीचे आया वापस और लॉन्ग शॉट अगर आप देखें तो 76% का जो हमारा पीक बन गया था वहाँ से अब आगे हम 72% पर। ये आशीष ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब अगर ये थोड़ा और रोल ओवर के बाद ये सपोज करिए आप 60-62% हो जाए एफआई का नेट लॉन्ग, तो वो मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, मार्केट को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली के लिए। 3,38,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट पर आ गए हम। सपोज करिए रोल ओवर होता है करीब इनमें से 1.5 से 2 लाख के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा मार्केट्स में। और जैसा मैं कहा था कॉल भी की कल देखिए कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट 0.8 लाख कॉल बाइंग हुई है, लेकिन उसके सामने 2 लाख कॉल्स बिकी हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग, हालांकि पुट शॉर्ट भी हुआ है तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अपसाइड शायद एफआईएस को लग रहा है कि यहाँ पर अब जो कल का हाई था उसके आसपास ही है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये जो डेटा सेटअप है ना ये बता रहा है कल का हाई और कल का लो, कल का हाई या कल का लो टूटा तो उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया विक्स फ्लैट था और पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कम हो गया, 1.31 वर्सेस 1.42 पर आ गया। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, हिंदुस्तान कॉपर और IEX। लग भी रहा था कल कि हिंदुस्तान कॉपर और IEX दोनों बैन में जाएंगे, लेकिन जो बैन से बाहर आए हैं वो लिस्ट है लंबी। आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC,
LIC हाउसिंग फाइनेंस, OFSS, PNB और सेल। और एग्जिस्टिंग बैन में जो है वो रह गए 3 स्टॉक्स, ABFRL, वोडाफोन आइडिया और ग्रैन्यूल्स। और जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर जहाँ पर लॉन्ग हुए और जहाँ पर शॉर्ट बने। ये लॉन्ग वाले शेयर्स थे। उसके बाद आइए आप शॉर्ट वाले शेयर्स पर। उसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली IEX था। लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? मेटल्स में। एक्सपेक्टेड था कि मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग होगी। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कल PNB में हुई। याद है कल हमने PNB पर व्यू लिया था कि नेगेटिव। इनफैक्ट PNB का कल इंटरडे चार्ट लेकर आइए। और मैं ये इसलिए बार बार मैं रीइटरेट इसलिए करता हूँ कि रिटेल फंसे ना। कल PNB में अगर आपने सुबह सुबह बाय किया तो आप फंसे, और आपको कुछ नहीं करना था, आपको परसों का चार्ट देखना था। परसों का चार्ट आपको बता रहा था कि कल PNB में फंसने की तैयारी हो रही है। और अगर PNB में कल आपको बाय कॉल दी जा रही है तो उसका मतलब है कि वो शायद कहीं ना कहीं आप फंसने वाले हैं उसमें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एकदम डीलों पर जाकर बंद हुआ। ऐसा नहीं कि सारे PSU बैंक गिरे, सिर्फ PNB गिरा था कल। तो वो एक्सपेक्टेड था। कल हमारी बात भी हुई थी कि अगर आपको PSU बैंकों में रहना ही है ना, SBI, BOB या कैनरा बैंक, वो बेटर पिक्स हैं। PNB को प्लीज़ हाथ मत लगाइएगा। कल बिग स्टॉक्स में था PNB, पहला बिग स्टॉक, और लाल में था जब वो QIP खुलने के अपडेट्स आए थे। और देखिए दिन के लोस 3-3.5% की कमजोरी के साथ PNB फाइनली उस इंटरेस्टिंग न्यूज पैक पे बैठा जाके। आइए भाई निफ्टी के आज के अप्रोच पे। बहुत सारी सटल हिंट्स तो खैर कमेंट्री में मिली गई मुझे। कल के हाई लो से रिलेटेड समीकरण कैसे बैठेंगे, क्या देखना है। हम सिस्टम में हैं 25,750 के SL के साथ। और आपने अभी अपफ्रंट कमेंट्री में कहा भी था कि अगर गिरावट आ भी रही है उन जोन्स के आसपास, तो दरअसल फिर से एंट्री के मौके मिलेंगे। क्या लेवल्स वॉच आउट करूं और कैसा अप्रोच रखूं निफ्टी के लिए आप? बिल्कुल, देखिए निफ्टी में आज मैं 2 रेंज लेकर चल रहा हूँ। पहले तो एक बेसिक रेंज है निफ्टी की। बेसिक रेंज एक रेंज है आपकी कल का हाई और लो, और एक रेंज है आपका ऑप्शंस की रेंज। पहली रेंज क्या है आपकी? कल का हाई और लो। क्योंकि कल क्या हुआ है ना, कल हम एग्जैक्ट बीच में बंद हुए हैं, एग्जैक्ट बीच में, एकदम सेंटर पॉइंट पर बंद हुए हैं कल। तो इसलिए कल वो एक इम्पॉर्टेंट मार्कर्स हो जाएंगे। और कल एक और चीज़ हुई आशीष, कल सपोर्ट 1 हमारा था 25,850 तक का। बात हुई थी कि सपोर्ट 1 के जितना करीब आप बाय करेंगे वहाँ बाय करिए। और कल का हाई था एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 1। तो सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 की रेंज को कल मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। तो बाइंग भी आई सपोर्ट 1 पर और रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो वो ट्रेड कल इंटरडे में भी सही बैठी होगी। आज की जो स्मॉल रेंज है वो कल का हाई और लो 25,885 से लेकर 26,015, ये रेंज है आपके लिए। और बड़ी रेंज जो है ऑप्शंस के हिसाब से वो है 25,750 से 26,150, ये आज की एक बड़ी रेंज है। ट्रेलिंग स्टॉप वही रहेगा मेरा 25,750 का क्लोजिंग बेसिस पर, जो कल भी था। ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पर है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरडे में आप कुछ भी रख लें। इंटरडे में 25,650 700 तक का रखें तो पोजिशनली। और अगर आपको बाय करना है, मेरे ख्याल से 25,850 से 25,925 ये एक जोन होगा बाय करने का। और थोड़ा अगर लगे तो ऐड करिए 25,775 से 25,850 के जोन में। और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए 25,700 का। ये उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रिक्टली डे ट्रेडिंग करनी है और एक्सपायरी -1 ट्रेड जिनको करनी है, उनके लिए ये ट्रेड है। शॉर्ट ट्रेड का मेरा मन नहीं है। अगर स्क्रीन पर साइन दिखेंगे तब हम लाइव ट्रेडिंग में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अप्रोच जो है वो लॉन्ग साइड की होनी चाहिए। ओके, और स्क्रीन पे मदद करने के लिए होंगे ही, तो आप कंटिन्यूस सेशन में जुड़े रहिएगा। कोई भी समीकरण बदल रहे होंगे तो उस पर अपफ्रंट बातचीत हो रही हो। ये कल की क्लोज और ग्लोबल समीकरण डेटा सेटअप के बाद ये है हमारा बढ़िया सा अप्रोच। निफ्टी बैंक वो रिकॉर्ड जड़ने के बाद ऐसा लगा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। कैसी लग रही है ये पॉकेट आज? वैसे वो मंथली है इनकी, आज मंथली है, बड़ी वाली एक्सपायरी है। ठीक, कल बैंक निफ्टी डे लो पर बंद हुआ, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा, पहली बात तो जैसे आपने कहा, डिस्कस किया कि आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और 54,000 की कॉल और पुट का कुल प्रीमियम मिलाकर है 375 रुपये। तो वो क्योंकि एकदम एट द मनी है। अच्छा, कल इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हम बंद हुए 53,970 पर, कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है पुट से। भाई अगर आप 54,000 के नीचे बंद हुए हैं तो टेक्निकली 54,000 के पुट का प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए कॉल के मुकाबले। खैर इंडियन मार्केट में वैसे ही थोड़ा कॉल का प्रीमियम ज़्यादा होता है पुट से, लेकिन फिर भी ये आपको बता रहा है कि मार्केट में साइकी क्या है। तो इस ऑप्शन राइटर की रेंज क्या बन गई? 52,825 से लेकर 54,375, ये इस ऑप्शन राइटर की रेंज होगी। दोनों बेसिकली सिंपल होती है ये अगर किसी ने स्ट्रैडल बेचा है, मतलब दोनों ऑप्शंस बेचे हैं, तो वो दोनों ऑप्शन अगर उसने बेचे हैं तो कहाँ तक वो पेन में नहीं है। 52,825 से लेके
53 सॉरी ये रेंज थोड़ी गलत हो गई है, इसको ठीक करूँगा मैं। ये रेंज ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर देता हूँ अभी। ये इसको मैं ठीक करता हूँ। और कल की हाई और लो क्या हो गई? कल की हाई और लो हो गई करीब 53,900 से लेके 54,250 का। उसको मैं ठीक करता हूँ अभी, वो थोड़ा गलत लिखा गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर अब 375 पॉइंट इसमें से अगर माइनस कर देंगे आप तो करीब आएगा, रेंज आएगा 53,600 के करीब। 53,625 होना चाहिए था वो, जो मैंने 52,850 लिखा, उसको ठीक कर देंगे थोड़ी देर में, दोबारा रिविजिट करेंगे। तो बैंक निफ्टी देखिए अभी भी एक शेड बेटर है निफ्टी से, अभी भी एक शेड बेटर है निफ्टी से। कल की गिरावट के बावजूद एक शेड बेटर है बैंक निफ्टी। यहाँ पर बाय जोन होगा आपका 53,800 से लेकर 53,950 का, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखिए सिस्टम में 53,700 का। और अगर ये ट्रेड चली, जो मुझे लग रहा है कि चलनी चाहिए, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का जोन मिलेगा 54,250 से लेके 54,350 का। उस जोन में प्रॉफिट भी बुक करें और उसके बाद वेट करें और देखें कि क्या ये 54,400 के ऊपर निकल रहा है। और अगर 54,400 के ऊपर निकल गया, तो मैं वैसे नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर 54,400 के ऊपर निकल गया, तब आप कॉल्स के थ्रू चेज़ करें। चेज़ रोज़ नहीं करना होता है, चेज़ करना होता है जब मार्केट आपको मौका दे। जब अगर ऑप्शन राइटर फंस रहा हो तो चेज़ करना होता है, अगर ऑप्शन राइटर नहीं फंस रहा होता है तो आपको उस जोन में प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। बिल्कुल ठीक। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की हमारी अप्रोच। सीएनबीसी वास का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में उनके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। अच्छा, पैनल नहीं बैठा क्या? दिखा नहीं डायरेक्टर साहब आज आप? बिग स्टॉक्स पे जाऊं